ओम नमस्ते जी। 7वीं श्रव्य कणिका सत्य की खोज। लेखक स्वामी विवेकानंद जी, परिव्राजक, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात। हम बातचीत करने की विधियों का विवेचन कर रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने वाद का स्वरूप जाना। अब अगला है जल्प का स्वरूप। सूत्र है न्याय दर्शन 1.2.2। यथोक्तोपपन्नः छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। अर्थात जितने नियम वाद में थे वे सारे नियम जल्प में भी लागू होंगे। वे नियम ऊपर वाद के लक्षण में लिखे हैं। उसके अतिरिक्त जल्प विधि का प्रयोग करने वाले लोग छल, जाति और निग्रह स्थान का सहारा लेते हुए झूठ, छल, कपट, चालाकी से अपने पक्ष को जैसे तैसे सिद्ध करते हैं और दूसरे व्यक्ति के पक्ष का अनुचित रूप से खंडन करते हैं। इस प्रकार की बातचीत का नाम जल्प है। छल का अर्थ है वक्ता के अभिप्राय को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से उसका खंडन करना। जाति का अर्थ है चालाकी या धोखाधड़ी करना और निग्रह स्थान का अर्थ है गलत उत्तर देना, प्रसंग बदल देना या कुछ भी उत्तर नहीं देना, चुपचाप बैठे रहना। आगे चलकर इनकी व्याख्या विस्तार से करेंगे। अब बातचीत की तीसरी विधि है वितंडा। वितंडा के स्वरूप में न्याय सूत्र 1.2.3 में यह लिखा है, सप्रतिपक्ष स्थापनाहीनो वितंडा। अर्थात जितने नियम जल्प में बताए थे वे सारे नियम यहां वितंडा में भी लागू होंगे। जल्प तथा वितंडा में अंतर इतना ही होगा कि जो वितंडा करने वाला व्यक्ति है वह अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेगा। अपने पक्ष की स्थापना किए बिना ही दूसरे व्यक्ति के पक्ष पर आक्रमण करता जाएगा और जैसे तैसे झूठ, छल, कपट, चालाकी, धोखाधड़ी, बेईमानी आदि से दूसरे व्यक्ति को हराने का प्रयास करेगा और स्वयं को जिताने का प्रयास करेगा। इस विधि को वितंडा नाम से कहा जाता है। जल्प और वितंडा ये दोनों प्रकार की बातचीत अच्छी नहीं है। दुष्ट, बेईमान, स्वार्थी, धोखेबाज और अज्ञानी लोग इस तरह की बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य सत्य असत्य का निर्णय करना नहीं होता, अपितु दूसरे व्यक्ति को छल, कपट, चालाकी आदि से जैसे तैसे हराना और अपनी बात को जिताना, यही उनका लक्ष्य होता है। संसार में ऐसी खराब मनोवृत्ति वाले लोग करोड़ों की संख्या में देखे जाते हैं जो इस तरह से बातचीत करते हैं। उनमें से कुछ लोग अज्ञानतावश भी ऐसे गलत तरीके से बातचीत करते हैं। यद्यपि उनका उद्देश्य किसी को धोखा देना या दूसरे को हराकर अपने आप को उत्तम सिद्ध करना नहीं होता, फिर भी शुद्ध बातचीत अर्थात वाद के नियमों की ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण वे अज्ञानता से भी इन दोनों विधियों का प्रयोग कर लेते हैं। ऊंचे तत्वज्ञानियों तथा विशेष योगाभ्यासियों के लिए इन दोनों विधियों से बातचीत करने का न्याय दर्शन में निषेध किया गया है। अब चौथी विधि बातचीत की बता रहे हैं, शंका समाधान। न्याय दर्शन के सूत्र 4.2.48 एवं 49 में बताया है कि यदि किसी विषय में गुरु शिष्य का वाद या संवाद चल रहा हो, गुरु और शिष्य के ज्ञान विज्ञान के स्तर में अंतर होने के कारण गुरुजी यदि शिष्य से कहे कि आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए आप इस समय वाद न करें, अर्थात अपना पक्ष स्थापित न करें, बल्कि अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए केवल शंका समाधान करें, तब शिष्य को वाद नहीं करना चाहिए, अपितु शंका समाधान करना चाहिए। बातचीत करने की यही चौथी विधि है। शंका समाधान का नियम है कि शिष्य शंका करेगा, अर्थात नम्रतापूर्वक जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछेगा, अपने पक्ष की स्थापना नहीं करेगा और गुरुजी उसका उत्तर देते जाएंगे, उसकी शंकाओं का समाधान करते जाएंगे। इस विधि में प्रश्न पूछने वाला शिष्य अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर सकता कि मैं ऐसा मानता हूं। समाधानकर्ता गुरुजी का उत्तर सुनने के बाद यह भी नहीं कह सकता कि आपका उत्तर गलत है या आपका पक्ष गलत है या मैं आपकी बात को नहीं मानता। वह केवल प्रश्न पूछेगा और शांति से उत्तर को सुनेगा और स्वीकार करेगा।
अपना प्रश्न या शंका भी बड़ी नम्रता एवं जिज्ञासा भाव से पूछेगा। शिष्य की भाषा इस प्रकार से होगी कि हे गुरुजी, मैं इस विषय में कुछ समझना चाहता हूं, मैं ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया, कृपया मुझे समझा दीजिए। आप मुझ पर कृपा करके इस विषय में मेरा ज्ञान शुद्ध कर दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। फिर गुरुजी शिष्य की शंका का समाधान कर देंगे। यदि फिर भी शंका रह जाए तो वह शिष्य ऐसे ही नम्रता पूर्वक अगली शंका पूछेगा, तब गुरुजी अगली शंका का समाधान कर देंगे। शिष्य ऐसे शंकाओं का समाधान सुनता जाएगा, बाद में एकांत में बैठकर उस पर चिंतन करेगा। धीरे धीरे निष्पक्ष भाव से विचार चिंतन करने पर उसे सत्य समझ में आ जाएगा। ये शंका समाधान के नियम हैं। अब आप सबसे मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब भी आपस में किसी विषय पर बातचीत करें तो ईमानदारी से इन चारों में से केवल 2 ही प्रकार से बातचीत करें, या तो वाद करें या फिर शंका समाधान करें। जल्प और वितंडा से बचना ही सबके लिए हितकारी है। बातचीत करने वाले यदि दोनों व्यक्ति ईमानदार हों, पढ़े लिखे विद्वान हों, लगभग बराबर की योग्यता के हों, तो वे वाद कर सकते हैं। जब वे दोनों वाद करते हैं तो कभी कभी योग्यता और सत्यग्राहिता में कुछ कमी हो जाने से या कभी सामयिक उद्वेग या अपने पक्ष का आग्रह अधिक हो जाने से वे 2 व्यक्ति सत्य असत्य का निर्णय ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में किसी तीसरे विद्वान को, जो न्याय विद्या में विशेष पारंगत हो, उसे न्यायाधीश बनाकर वाद करना चाहिए। न्यायाधीशों की संख्या परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार 1, 3, 5 या 7 कुछ भी हो सकती है, जैसे उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय आदि में होती है। जितने भी विद्वान न्यायाधीश होंगे वे इस न्याय विद्या में पारंगत यानी कुशल अर्थात एक्सपर्ट होने चाहिए। दोनों पक्षों वादी प्रतिवादी को उन पर विश्वास होना चाहिए और वे दोनों पक्षों की बात सुनकर समझकर निष्पक्षता से ठीक न्याय कर देवे। यदि कभी जल्प और वितंडा करने की स्थिति आ भी जाए तो उस स्थिति में तो न्यायाधीश होने अनिवार्य ही है, अन्यथा समय नष्ट होगा, कोई ठीक से निर्णय नहीं हो पाएगा और झगड़ा तथा मारपीट तक होने की पूरी संभावना है। यदि बातचीत करने वाले वे 2 व्यक्ति समान योग्यता एवं स्तर के न हो, एक व्यक्ति विद्या में बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, तब वे वाद न करें बल्कि शंका समाधान के ढंग से बातचीत करें तो विशेष लाभ होगा। इस प्रकार से आप सत्य असत्य को जानकर अपनी और दूसरों की बहुत ही उन्नति कर सकते हैं, उत्तम आचरण कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं, गलतियों से तथा ईश्वर के दंड से भी बच सकते हैं। वाद जल्प वितंडा आदि के जितने भी नियम हैं, अब हम उनकी व्याख्या आरंभ करते हैं। शुद्ध बातचीत वाद के नियमों में बताया गया था कि प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष की सिद्धि तथा दूसरे पक्ष का खंडन करना चाहिए। सबसे पहले प्रमाणों की व्याख्या की जाएगी। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों का स्वरूप। वाद के लक्षण में प्रमाण शब्द से 8 प्रमाण, यह अर्थ समझना चाहिए। उन 8 प्रमाणों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, 5वां इतिहास, छठा अर्थापत्ति, 7वां संभव और अंतिम 8वां अभाव। न्याय दर्शन के आधार पर हम क्रम से इन 8 प्रमाणों का स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप। न्याय दर्शन में सूत्र 114 में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र की व्याख्या को समझने से हम यह जान पाएंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है और यह कैसे काम करता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मैं अमुक वस्तु को प्रत्यक्ष जानता हूं, परंतु वे लोग प्रत्यक्ष को ठीक प्रकार से नहीं समझते और भ्रांति अथवा संशय में होने पर भी स्वयं को सही मानते हैं। इसलिए मैं इस सूत्र की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या करना चाहता हूं, जिससे कि लोग इस विषय को ठीक प्रकार से समझकर इसका लाभ उठा सकें, स्वयं भ्रांति में न रहें और गलत प्रचार भी न करें। आज की इस श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। आगे प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण न्याय सूत्र 114 के अनुसार कल की श्रव्य कणिका में हम वर्णन करेंगे। ओम
डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।